जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जेके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए को शुरू करते हैं। सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर 1 माइनस रूट 3 इज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 माइनस रूट 3 हमें पता करना है कि क्या है। 1 माइनस रूट 3 क्या एक इवन नंबर है या इरेशनल नंबर है या ऑड नंबर है या एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 1 जो है 1 रैशनल है और उसमें से रूट 3 क्या है, इरेशनल। 1 क्या है, ध्यान से सुनिए, 1 है रैशनल माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल। तो रैशनल में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो इरेशनल आता है। तो मतलब 1 माइनस रूट 3 क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन बाय। आपके पास एक ग्राफ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स के। तो ये आप ग्राफ बना लो, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आपको देखना है ये जो ग्राफ है, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इस ग्राफ से पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप इस ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बार टच कर रहा है। तो देखो 1 बार, फिर उसके बाद ये 2 बार, फिर ये 3 बार और ये 4 बार। तो 4 जीरोस होंगे। तो आंसर नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो दो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको इनका पता करना है कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं क्या ये पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम पता करेंगे। तो देखो, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर होता था, याद करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता था, इनकी रेशो चेक करते थे, क्या a1 अपान a2, फिर b1 अपान b2, फिर c1 अपान c2, ठीक है। 3 तरह की रेशो आती थी क्या, अगर तो ये तीनों रेशो इक्वल आए। एक केस ये बनता था, दूसरा केस बनता था, तो ध्यान से सुनिए क्या है हमारे पास, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। अगर हम ये रेशो फाइंड करें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो अगर इस तरह से हमारी रेशो आए तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो इस केस में लाइन कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब, कि जैसे ये लाइन 1 है, ठीक है, तो जो दूसरी लाइन है, ठीक है, लाइन 2 भी इसी के ऊपर लाई कर रही है, मतलब पहली लाइन जो है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। अगर इस तरह से हमारे पास रेशो आ जाए तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं और इसमें नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइंस होंगी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या मतलब, पैरेलल लाइंस कैसे, इस तरह से दो लाइंस, जैसे ये लाइन 1 है, ये लाइन 2, यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल है, ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो पहली लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, तो सभी के सभी पॉइंट्स पे एक एक सॉल्यूशन मिलता जाएगा, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इस केस में सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो ये भी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, कंसिस्टेंट भी होगी। उसके बाद ये इनकॉन्सिस्टेंट इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2, अगर ये रेशो तीनों की तीनों रेशो इक्वल नहीं आए या दो रेशो भी इक्वल नहीं आए, तो इस केस में क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या, ऐसे करके कुछ इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, तो ये एक ही सोल्यूशन आएगा।
तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन आता है। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन आता है और ये भी कंसिस्टेंट होती है। जब आपका सोल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट होगी, और पैरेलल के केस में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपको चेक करना है। तो ये A1 आ गया आपका, A1 अपान A2 फाइंड करो। A1 होता है जो x के साथ है वो 2 है, और A2 जो है ये दूसरी इक्वेशन के x के साथ है, वो कितना है 6। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब आप फाइंड करेंगे B1 अपान B2। B1 क्या है? जो y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो -1 अपान इस y का कोफिशिएंट क्या है? ये B2 होगा -3। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1/3। अब फाइंड करो C1 अपान C2। C1 कितना है बच्चों? 9 अपान C2 कितना है? 10। तो ध्यान से देखिए, A1 अपान A2 1/3 आ रहा है, और B1 अपान B2 ये भी 1/3 आ रहा है। मतलब A1 अपान A2 इक्वल्स टू क्या? B1 अपान B2। A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये C1 अपान C2 के इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि C1 अपान C2 कितना आ रहा है आपका? 9/10। बात समझ में आ रही है? तो A1 अपान A2 इज इक्वल्स टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपान C2। इस केस में कौन सी लाइन्स बनेगी? ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कौन सी लाइन्स बनेगी? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स बनेगी, और इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, और ये इनकंसिस्टेंट है। तो ऑप्शन चेक करें, अगर आप ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए में है पैरेलल लाइन, तो ऑप्शन ए जो है इस पार्ट के लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 30th टर्म ऑफ द एपी। एक आपको एपी गिवन है, एपी क्या है? 10 7 4। ये आपको एक एपी सीरीज गिवन है, आपको इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। मेरे को क्या फाइंड करना है? A30 कितना आएगा? तो आपको पता होना चाहिए an का फार्मूला। an का क्या फार्मूला होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a n कितना है यहाँ पे? 30 इक्वल्स टू a प्लस n कितना आ जाएगा बच्चों? 30 माइनस 1 इंटू डी। तो A30 जो मेरे को फाइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस 30 माइनस 1 कितना? 29 इंटू डी। यहाँ तक बात समझ में? तो A30 हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब एक तो A चाहिए और एक D चाहिए। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 10, तो A आ गया 10। उसके बाद चाहिए D। D कैसे आता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। D कैसे आता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 7 माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 10। 7 माइनस 10 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो साइन नेगेटिव आएगा। 10 में से 7 गए तो 3, तो D भी आ गया। अब आप A30 फाइंड कर सकते हो। कैसे आएगा? A प्लस 29D। जितना भी जो भी टर्म निकालूँ, जैसे A30, तो A प्लस 1 कम D होता है, ठीक है? 30 का 1 कम कर दो, 29D होगा। अब A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 10 प्लस 29 इंटू डी। तो D कितना है? -3, ठीक है? समझ में आ रही बात? 10 प्लस माइनस क्या होता है? -3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 87। देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस बड़ी टर्म के साथ क्या है? माइनस, तो साइन नेगेटिव आएगा। 87 में से 10 गया तो माइनस का 77 ये आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में है इसको चेक कर लो। ऑप्शन नंबर C -77 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल्स टू। तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये किसके बराबर है? तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 1 होता है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे ये थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1। तो ये 1 के इक्वल होगा। अब देखो, 1 के इक्वल तो होगा, लेकिन 1 वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू दी है, तो अब आप देखो कि कहाँ पे 1 आता है। जैसे साइन के टेबल में 1 कब आता है? देखो, साइन का टेबल कैसे बनाते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। यहाँ पे लिखना होता है 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड करते जाना होता है सभी को किससे डिवाइड करना है? 4 से। फिर सभी का क्या ले लेना होता है? रूट। 0/4 कितना? 0, तो 0 का रूट कितना? 0। फिर 1/4 का रूट, 1 का 1, 4 का रूट कितना? 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर इसके ऊपर रूट ले लेना होता है, 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट कितना? रूट 2।
फिर इसका रूट लो, √3 और 4 का रूट कितना 2, 4/4 ये कितना आएगा 1, 1 का रूट कितना 1। आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, सभी को डिवाइड करना है 4 से और सभी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये 0 डिग्री पे होता है साइन, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे, ये साइन थीटा का टेबल बनाया बच्चों। अब देखो साइन 1 कहाँ पे आ रहा है, 90 डिग्री पे साइन 1 आ रहा है, तो क्या लिख लेंगे 1 कब आ रहा है साइन 90 डिग्री पे। तो जिस ऑप्शन में साइन 90 डिग्री है उसको टिक कर लो, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। तो ध्यान से देखिए, एब्सिसा का मतलब क्या, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है। तो एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस पे बोलता एब्सिसा कितना होगा, वाई एक्सिस पे एक्स वाला पॉइंट कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो पूछ रहा है एब्सिसा, पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पे एब्सिसा कितना होगा। जैसे आपके पास पॉइंट है एक्स वाई, तो एक्स वाले पॉइंट को कहते हैं एब्सिसा और वाई वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है, एक्स वाले पॉइंट को कहते हैं एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट। अब ये पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पे एब्सिसा कितना होगा, मतलब वाई एक्सिस पे एक्स वाला पॉइंट कितना होगा। तो आपको ये चीज़ नोट रखनी है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट को कैसे लेट करते हैं। वाई एक्सिस पे होता है 0, y, और अगर यही पूछे कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा x, 0, तो वो पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं 0, y, और वाई एक्सिस पे x वाला पॉइंट, वाई एक्सिस पे एब्सिसा, वाई एक्सिस पे एब्सिसा मतलब x वाला पॉइंट कितना होगा 0। तो ये पूरी वाई एक्सिस है, ये पूरी वाई एक्सिस पे x वाला पॉइंट कितना होता है 0। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, HCF ऑफ 0, 2 इज। अब देखो बच्चों 0 और 2 का HCF कितना होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी एक 0 आ जाए और एक नॉन जीरो नंबर आ जाए, इस केस में आप HCF फाइंड ही नहीं कर सकते। इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आप पूरा लिख दें जिस भी ऑप्शन में ये दिखे, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 और 2 मतलब 0 और 3 दे दे, 0 और 4 दे दे, एक नंबर 0 और दूसरा नॉन जीरो के केस में HCF क्या आंसर लिखोगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है 1, 0 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है 1, वो किसकी एग्जाम्पल है। तो 1 जो है वो श्योर इवेंट की एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्योर इवेंट की एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, 0 से बड़ा, देखो 0 से के बाद कौन आएगा 1, तो 0 के बाद 1 ही आता है और 1 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 1 किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, श्योर की। अगर कभी भी आंसर आपका 0 आए तो उस केस में क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी 0। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन हाइट h एंड रेडियस r इक्वल्स टू। तो देखो क्या कह रहा है, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसका, वॉल्यूम ऑफ 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या, कोन किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। तो 3 टाइम्स, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर h। 3 का 3 ये आ गया मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला यूज़ किया, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर h। बात समझ में आ रही है। r क्योंकि रेडियस था, h हाइट थी, 3 से 3 कैंसिल, 1 इंटू पाई आर स्क्वेयर h यही आएगा। तो क्या आएगा पाई आर स्क्वेयर h। अब देखो पाई आर स्क्वेयर h किसका, वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर का। तो आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जिस भी ऑप्शन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, हाइट h और रेडियस r है, तो वो आपका आंसर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पाई आर स्क्वेयर h होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। a कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ये 0 नहीं आना चाहिए। अब अगर ऑप्शन 1 में देखें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन जो x वाली टर्म है तो x के ऊपर आपको रूट दिया गया है, तो जो कि रूट होता है 1/2, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रही इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ऑप्शन जो ए है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चेक करो, a स्क्वायर b की जगह कौन है 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a b, a की जगह x था, b की जगह 1। यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a कितना x और b कितना है 2। तो देखो इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कट जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही यहाँ पे कैंसिल हो गई, आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये आ ही नहीं रही इस इक्वेशन में, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। थर्ड को देखते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी नहीं होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपको सॉल्व करके बता भी देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये x को x से मल्टीप्लाई करोगे आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x दोनों से, फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस 1 इंटू 2 कितना 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इक्वल्स टू के आमने सामने एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कैंसिल हो गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो होनी ही चाहिए और उसके साथ 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कैंसिल हो गई, तो ये भी नहीं होगी। इसका मतलब डी पार्ट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो डी पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये करेक्ट है। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, ठीक है, प्लस 0x प्लस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस माइनस, बट टर्म के साथ माइनस है तो साइन नेगेटिव, 5 में से 2 हो गए तो 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दी, ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी की जगह -3 और ए की जगह है 1, ए की जगह 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और बी की जगह 0 आ सकता है। तो ये देखो, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1001 इज, ध्यान से देखो प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी है, 1001 क्या इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1001 इज 7 इंटू 11 इंटू 13। तो बोल रहा है कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या वो ये है। तो देखो बच्चों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे और अगर ये दो इसके इक्वल आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। समझ में आ रही बात, तो हम इसको चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं 13 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूं अगर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 11, 13 इंटू 7 करूँगा 91 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11। अब देखो, अब 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े, ये नंबर ऐसे लिखो, इन दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 1 कितना 10 होता है, 10 का 0 रखो, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो, मतलब आगे 1 कैरी होगा और लास्ट में नंबर कौन है 9 और 1 ये वाला कैरी था, टोटल कितना हो जाएगा 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1001। तो देखो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, पहले 13 को 7 से किया है 91 को 11 से किया है 1001, ठीक है। तो देखो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1001, इसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही है और ये क्या है ट्रू, ये क्या है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या n इंटू, पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या n इंटू n प्लस 1/2 है या नहीं है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको चेक करना है। तो आप क्या करें कि इस तरह से चेक कर सकते हैं,
आप पहले एन नेचुरल नंबर का सम ही निकाल लें। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, सम निकालो एन नेचुरल नंबर का, 1 + 2 + 3 + एन सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगी एन। तो ये पहले एन नेचुरल नंबर है, इनका सम निकालना है, तो एस एन का फार्मूला लगा दो। क्या होता है एस एन का फार्मूला, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n/2 फर्स्ट टर्म क्या है 1 + an मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है n। तो इसको चेक कर लो, n/2, n पहले लिख लो, n + 1, ठीक है, तो होल/2 लिख दो, n × n + 1/2, होल के नीचे 2, तो यही तो उसने भी गिवन है, n × n + 1/2, तो हमारा भी यही आया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 1/2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a = 1/2, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ध्यान से देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी a की गिवन है कितनी 1/2, तो आपको चेक करना है प्रोबेबिलिटी नॉट a की कितनी होगी। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी a + प्रोबेबिलिटी नॉट a = 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी a की कितनी गिवन है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट a = 1, तो प्रोबेबिलिटी नॉट a की कितनी आ जाएगी 1, प्लस का 1/2 ट्रांसपोज कर दो, 1 में से माइनस किया 1/2, 1 में से हाफ, 1 में से हाफ माइनस हुआ तो हाफ ही बचेगा, तो ट्रू है ये, ठीक है, क्योंकि उसने भी नॉट a की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही दी है। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं क्या वो सिमिलर होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इनकी साइड्स क्या होती है सेम, ये भी एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, साइड क्या होती है सेम, ठीक है, समझ रहे हो, साइड क्या होती है सेम, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, x भी लिख सकते हो, उसकी ये रख लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। देखो सिमिलर कैसे होती है फिगर, किसी भी डायग्राम को हम कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। देखो इसी ट्राइंगल को मैं अगर जूम कर दूं, ठीक है, इसी ट्राइंगल को क्या कर दूं, स्केल अप कर दूं, बढ़ा दूं, तो ये ट्राइंगल बना सकता हूं। इसी ट्राइंगल को क्या कर दूं, स्केल डाउन कर दूं, छोटा कर दूं, तो इस ट्राइंगल को बना सकता हूं। मतलब एक फिगर से दूसरी फिगर को, एक फिगर को जूम स्केल अप करके, मतलब एक फिगर को बड़ा करके ये फिगर बन सकती है और इसी को स्केल डाउन करके ये फिगर बन सकती है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब मैं इस ट्राइंगल को उठाऊं और एग्जैक्टली इसके ऊपर रखूं और वो सुपर इम्पोज कर जाएं। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट कब होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं तो ये परफेक्टली ओवरलैप कर जाए, तब होंगे कॉन्ग्रेंट। सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लो, उसी को जूम इन करके जूम आउट करके दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो जैसे एक सर्कल है, टेंजेंट क्या है, जैसे सर्कल एक लाइन है, सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाए, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पास करवा दूँ पैरेलल तो वो लाइन हो जाएगी, लेकिन वो टेंजेंट नहीं होगी। टेंजेंट कब होगी, जैसे ये सर्कल है, तो ये कोई लाइन जा रही है, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जाए, तो पैरेलल बनाना है तो फिर एक यहाँ से बनाना पड़ेगा, तभी ये आपस में पैरेलल होंगे। अब टेंजेंट आप ऐसे इधर भी बना सकते हो, फिर ये इसके पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। राइट फार्मूला फॉर सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी की n टर्म्स के लिए सम का फार्मूला लिखिए। Sn के 2 फार्मूले होते हैं सम के एपी में, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। an को हम ऐसे भी लिख देते हैं, l मतलब लास्ट टर्म। अब इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बनाया जा सकता है, Sn = n/2 a + an। an का क्या फार्मूला होता है, a + n-1 × d, ये an का फार्मूला यूज़ कर लिया। ये an का क्या फार्मूला होता है, a + n-1 × d। अब देखो a + a कितना होता है, Sn = n/2
ए प्लस ए कितना 2 टाइम्स ए प्लस कितना n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इनमें से सम का कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। एक तो Sn का ये फार्मूला हो गया Sn इक्वल्स टू n/2 2 टाइम्स ए प्लस n-1 डी। एक तो ये हो गया Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसी को इसी तरह से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ध्यान से देखिए क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 4, यही है। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x और y 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन कब होगी, जब वेरिएबल की पावर 1 होगी। तो बिल्कुल ये एक तो लीनियर इक्वेशन है, इक्वल्स टू भी आ रहा है और 2 वेरिएबल भी आ रहे हैं, ये ट्रू है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है इसकी, ax प्लस by इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो x और y वेरिएबल होंगे इसकी पावर 1 होनी चाहिए। पावर 1 होगी तभी बोलेंगे लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या, कि जो वेरिएबल होगा, लीनियर का मतलब क्या, जो वेरिएबल होगा मतलब एक्स वाई जो भी होंगे उसकी पावर 1। और 2 वेरिएबल का क्या मतलब, एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। तो 2 वेरिएबल हैं और पावर एक्स और वाई की कितनी है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो आपको ये फाइंड करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, कॉस 60 पे कितनी वैल्यू होती है वो रखो, और tan 45 पे कितनी वैल्यू होती है वो रखो। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 30 डिग्री की। तो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। अब लिखनी है कॉस 60 की वैल्यू। अब कॉस का टेबल कैसे बनेगा, देखो जो साइन का टेबल होता है नहीं, इसी को उल्टा कर दो, कॉस का टेबल बन जाएगा। तो कॉस का टेबल कैसे बनेगा, कॉस यहाँ पे शुरू होगा, इधर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कितना 90 डिग्री। साइन का जो टेबल होता है उसी का उल्टा क्या होता है, कॉस का टेबल। ठीक है, तो कॉस कितने की वैल्यू चाहिए, 60 डिग्री की, 0 30 45 60। तो कॉस 60 पे कितना है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री पे भी कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, ये वैल्यू 1 होती है हमेशा ही, याद रखनी। तो अब बीच में प्लस आ रहा है, नीचे जब भी नंबर सेम हो तो डिवाइड का साइन और 2 एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के सेम नंबर आए तो ऐसे ही 2 को लिख दो एज इट इज़, और ऊपर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। तो 1 + 1 कितना 2, 2/2 इक्वल्स टू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 1। तो देखो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18 के और में एक और क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल देन एंगल ए इज। अब देखो साइन ए और कॉस ए कब इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे होती हैं। ध्यान से देखो, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, थीटा कितना आएगा 45 डिग्री, मतलब किस एंगल पे इक्वल होते हैं, एंगल क्या है 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करो। अब देखो मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम करना है। ठीक है, पहले 10 नेचुरल नंबर लिख लो। ठीक है, नेचुरल नंबर लिख लो, आप पूरा लिखें 1 2 3 कहाँ तक 10 तक। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका सम करना होता है मीन में ऊपर। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो ये हो गया ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि ऑब्जर्वेशन कितनी थी, कितने नेचुरल नंबर थे 10। तो आप इसका सम फाइंड कर सकते हो Sn का फार्मूला यूज़ करके। क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो Sn का फार्मूला यूज़ कर लो, या तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 10, तो 10/2 फर्स्ट टर्म कितनी थी 1 प्लस an मतलब लास्ट टर्म कितनी थी 10, तो कितना आ जाएगा 10/2 कितना होता है ये 5। अब ये कितना होगा 10 + 1 कितना 11, 5
11 इंटू 5 कितना 55, तो इन सभी को प्लस करके कितना आएगा 55/10। तो एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो 5.5, तो ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, राइट द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। तो देखिए मीन जो है ग्रुप डाटा के लिए लिखते हैं समेशन fi(xi) अपान समेशन fi। मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, किसका सम करेंगे, fi इंटू xi करेंगे, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है और जो ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करके सभी की सभी उनका सम करना होता है, और डिवाइड में जो फ्रीक्वेंसी है ना उनका सम करना होता है। तो ये मीन का फार्मूला होता है ग्रुप्ड डाटा के लिए, क्या, समेशन fi(xi) अपान समेशन fi यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 20 के और में एक और क्वेश्चन है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी है, इसका मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑक्यूरिंग डिजिट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर है इनमें, वो देखो इस ऑब्जर्वेशन में। तो देखो 2 जो है 1 2 3 4, इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मोड इसका क्या होगा 2 होगा, तो ये आंसर होगा इसका। इस वीडियो में हमने पढ़ा मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि सेक्शन ए का सॉल्यूशन हमने पढ़ा, जिसके अंदर 20 MCQs थे, कुछ ट्रू फॉल्स थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।